छोटे छोटे बातें और रह गई है, छोटी छोटी बातें। जैसे एक आता है एक ग्राफ खींचने को, देखिए इंटेंसिटी कर्व, टॉपिक है इंटेंसिटी कर्व इन इंटरफेरेंस, इंटेंसिटी कर्व इन इंटरफेरेंस पैटर्न, ओके, इन इंटरफेरेंस पैटर्न। देखिए क्या हम सब जानते हैं पहला केस कि I1 a स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और I2 b स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब आप ध्यान करो, यहां से दो इंटेंसिटी जाती है, एक यहां से जाती है इंटेंसिटी I1, एक यहां से जाती है I2, लेकिन हमें स्क्रीन पर रिजल्टेंट मिलती है ना, रिजल्टेंट मिलती है। अब ये वाली इंटेंसिटी अपने एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, दूसरी वाली इंटेंसिटी अपने एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। तो इसका मतलब I1 इक्वल टू हो गया के ए स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया के आ गया, और यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊं तो यहाँ भी क्या आ जाएगा के बी स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गई इंडिविजुअल इंटेंसिटीज यहां से जो जा रही है। अब स्क्रीन पर तो हमें नॉन यूनिफॉर्म इंटेंसिटीज मिलती है, उनमें से एक जगह आई मैक्सिमम मिलता है, एक जगह आई मैक्सिमम मिलता है, वो अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, और एक जगह आई मिनिमम मिलता है, वो अपने a माइनस बी अपने एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक। तो चलिए इसमें से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गई हमारी, बस के लाना है हमको, के ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो आई मिनिमम इंटेंसिटी हो गई के ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए गौर से देखिए, जहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी बन रही है वो फॉर्मूला देखिए क्या है, और जहां मिनिमम बन रही है वो ये देखिए, बीटा की तरह, फ्रिंज विड्थ की तरह, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला ये था ना। इसकी खूबी पता है क्या थी इंटरफेरेंस में, ये एन के इंडिपेंडेंट था, एन आ ही नहीं रहा यहाँ पे, इस फॉर्मूले में एन नहीं आ रहा था। एन नहीं आने का हमने क्या मतलब निकाला, एन नहीं आने का मतलब ये निकाला, अरे ये तो एन के इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब चाहे वो चौथी ब्राइट हो, चाहे वो पांचवी ब्राइट हो, चाहे छठी ब्राइट हो, चाहे सातवीं ब्राइट हो, आठवीं, कोई सी भी ब्राइट हो या कोई सा भी डार्क हो, सभी बराबर होंगे। तो लाइक दिस हमारा आई मैक्सिमम और आई मिनिमम में भी एन नहीं आ रहा, मतलब हमारा फॉर्मूला कुछ इस टाइप का नहीं आ रहा कि के ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर नीचे, या सपोज करो मैंने नीचे एन लिख दिया, जैसे ये फॉर्मूले में एन आता तो हम बोलते हैं एन पे डिपेंड कर रहे, फिर हम क्या मतलब निकालते हैं, जैसे जैसे एन बढ़ेगा नंबर ऑफ, जैसे छठी ब्राइट, जैसे मैं आपसे बोलता हूं दूसरी ब्राइट, सेकंड ब्राइट और छठी ब्राइट, सिक्स ब्राइट, तो सेकंड ब्राइट के लिए मुझे यहाँ 2 रखना पड़ता है, सिक्स ब्राइट के लिए मुझे यहाँ 6 रखना पड़ता है। तो फिर जैसे जैसे एन बढ़ता इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस घटती कि नहीं घटती, लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई क्लेश है ही नहीं है। तो इसका मतलब हम सेंटेंस क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन एज इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ एन, इट मीन्स ऑल ब्राइट आर इक्वली ब्राइट एंड ऑल डार्क आर इक्वली डार्क। इंटरफेरेंस पढ़ रहे हो तो ऐसे शब्दों के लिए तैयार रहिए, ऑल ब्राइट आर इक्वली ब्राइट एंड ऑल डार्क आर इक्वली डार्क, मतलब जितने भी ब्राइट होंगे पॉइंट स्क्रीन पर, यदि यहां पर इंटेंसिटी सपोज करो 25 यूनिट पहुंची है, तो अगली इंटेंसिटी जहां पे ब्राइट बनेगा ना, पहला ब्राइट, वो भी 25 यूनिट का ही बनेगा, फिर अगली बार जो ब्राइट बनेगा वहां पे 25 ही बनेगा। ऑल ब्राइट आर इक्वली ब्राइट एंड ऑल डार्क, सपोज करो ये वैल्यू 16 आ रही है, इमेजिन करो, तो जहां डार्क 16 बनेगा पहला डार्क, अगला डार्क भी 16 यूनिट की बनेगा, अगला डार्क भी 16 का। स्क्रीन पर 25-16 25-16। अच्छा हाँ, एक चीज और समझ, आप गलत फहमी के शिकार मत होना कि स्क्रीन पर सिर्फ 25-16 मिलेंगे, है ना। मैंने तो ये लेट किया है कि यदि मैक्सिमम इंटेंसिटी ये सब मिला मिलू के यदि 25 आ रहा है और ये मिला मिलू के 16 आ रहा है, तो सुनिए, इंटेंसिटी 25 से 16 धप्पा करके नहीं होगी, 25 धप्पा 16 फिर 16 धप्पा 25, 25 24 23 22 21 16 ऐसे करके करते करते 16 ऐसे घटेगी, फिर धीमे धीमे बढ़ेगी 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, धीमे 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 ब्राइटनेस बढ़ेगी। तो अब जो ग्राफ है वो देखिए, ये समझ में आ गया जो मैंने डायलॉग दिया कि these two expression are also independent of n, it means all bright are equally bright and all dark are equally dark। तो ये ग्राफ जो बनेगा वो देखिए गौर से, आई मैक्सिमम आई मिनिमम, जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस अंदाज में बनेगा। अरे बन जा सीधे, ये कुछ इस अंदाज में, पहले बना लूं फिर एक्सप्लेन करूंगा।
मतलब यदि ये देखना बेटा, ग्राफ केवल इस सॉलिड लाइन को देखना, ये है ग्राफ। ये तो सिर्फ ये बता रहा है कि बढ़ते 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 वो कितना तक बढ़ा, घटते घटते कितना घटा। एक्चुअली ये है जीरो ब्राइट, या यूं कहिए सेंट्रल मैक्सिमा। ये क्या चीज है? तो सेंट्रल मैक्सिमा पर इंटेंसिटी देख सकते हो सबसे हाईएस्ट है, फिर इंटेंसिटी घटते घटते घटते, दिस इज ये वाला जो पॉइंट है वो है फर्स्ट डार्क, फिर बढ़ते 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 दिस इज द पॉइंट फर्स्ट ब्राइट, फिर घटते 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 दिस इज सेकंड डार्क। इज इट ओके? सेम हियर चलेगा, इधर भी यही चलेगा। ये क्या है? पहला डार्क है, ये फर्स्ट डार्क है, ये फिर बढ़ते 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 ये फर्स्ट ब्राइट है। और आप इसमें एक चीज और ऐड करिए कि ये जो ग्राफ आ रहा है, ये जो बढ़ते 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 ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है आई मैक्सिमम, ये वैल्यू आई मैक्सिमम है, जिसकी वैल्यू होगी के ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये वाली जो पॉइंट है, ये जो डॉट 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 डॉट, ये है आई मिनिमम, इसकी वैल्यू होगी के ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होगी। देखना ये ग्राफ समझ में आया या नहीं आया? अब आप देखिए जीरो ब्राइट की जो मैक्सिमम वैल्यू थी, फर्स्ट ब्राइट भी उसी पॉइंट को छू रहा है, फिर जो नेक्स्ट ब्राइट बनेगा वो भी उसी पॉइंट को छू रहा है, यानी ऑल ब्राइट आर इक्वली ब्राइट। और जितनी डार्क की अब घटते 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 ये कितनी हो गई? आई मिनिमम इतनी, फिर अगली बार जो डार्क है वो उतना ही डार्क है। और इस ग्राफ में एक और चीज इंटरेस्टिंग बात कि वो धप्पा करके ऐसी नहीं हुई ये वैल्यू। देखिए जैसे ये वैल्यू यदि 25 आ रही है, ये वैल्यू 16 आ रही है मान लो, तो 25 16 ऐसे भी पॉइंट होंगे जहां इंटेंसिटी 24 होगी, ऐसे भी पॉइंट होंगे जहां इंटेंसिटी 23 22 21 इस तरह के घटते घटते 16। ये होता है इंटरफेरेंस में एक्चुअल में। आया समझ में? नहीं आया? पहले ये बताइए ग्राफ, जल्दी बताइए, ये ग्राफ समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बोलो। ग्राफ इंटेंसिटी का इस तरीके से, दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा, है ना? अब यदि ये समझ में आ गया तो कुछ बुक्स में एक चीज और होगी, वो आपके लिए अब बाय हाथ का खेल होना चाहिए। कुछ बुक्स में एक पता है, जीरो ब्राइट ना लिख के यहाँ लैम्डा लिख रहा होगा, सॉरी जीरो लिख रहा होगा, जीरो यहाँ लैम्डा लिख रहा होगा, यहाँ लिख रहा होगा बुक कंडीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। ध्यान है ना कि जहां जहां मैक्सिमा बनता है वहां पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होता है, और जहां जहां फेज डिफरेंस 2n पाई होता है, और जहां जहां मिनिमा बनता है वहां पाथ डिफरेंस 2n-1 लैम्डा बाई 2 होता है, और जहां जहां मिनिमा बनता है वहां फेज डिफरेंस 2n-1 पाई होता है। इज इट ओके? तो अब बताइए कुछ बुक्स में, यहाँ मैंने तो बहुत कंफर्टेबल कर दिया है आपके लिए कि ये जीरो ब्राइट है, तो यहाँ हो सकता है जीरो ब्राइट की जगह यहाँ मिटा देता हूं, क्या लिख रहा होगा देखिए, बताना। जहां जीरो ब्राइट होता है वहां पार्ट डिफरेंस होता है जीरो, जहां ठीक है अगला जो ब्राइट बनेगा एन की जगह 1 रखिए, नहीं एन की जगह यहाँ 1 रखना है, तो अगला ब्राइट बना यहाँ तो लैम्डा, अगले पे 2 लैम्डा। जहां फर्स्ट डार्क बनता है तो 1 रखेंगे, तो यहाँ आएगा लैम्डा बाई 2, ठीक है, और ये 3 लैम्डा बाई 2। तो जब आप बुक्स देखोगे तो ऐसे भी वैल्यूज मिलेंगी यहाँ पे, कोई नहीं, मतलब जहां पार्ट डिफरेंस 0 है वहां मैक्सिमम बनेगा, जहां पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है वहां मिनिमा बनेगा, पहला फर्स्ट मिनिमा, फिर जहां पार्ट डिफरेंस लैम्डा होगा वहां फर्स्ट ब्राइट बनेगा। ऐसे ही फेज डिफरेंस को सजा सकते हैं, पता ना, ये ना लिख के ये लिख देंगे, यहाँ फेज डिफरेंस 0 होगा, यहाँ पाई होगा, यहाँ 2 पाई होगा, यहाँ 3 पाई होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन 100 बातों की एक बात, यदि आपको ये आता है, यदि तुमको पता है कि हम किस ब्राइट की बात कर रहे हो, हमें निकाल लेंगे, तो सबसे अच्छा पर्सनली जो मुझे लगता है वो ये लगता है, दिस इज जीरो ब्राइट, खत्म कहानी, ये फर्स्ट डार्क, ठीक है, फिर ये फर्स्ट ब्राइट, ये चीज। अब देखिए ये तो ग्राफ समझ में आ जाना चाहिए, आगे ना। अब यहीं पर एक ग्राफ और ऐड कर देता हूं मैं इसमें, इसी में ध्यान रखना, ये ग्राफ हमें तब मिलेगा जब दोनों जो सुपर इंपोजिंग वेव्स थी मिट गई, चलो वो कोहेरेंट हो, तब आपको स्क्रीन पर नॉन यूनिफॉर्म पैटर्न मिलता है, कहीं लाइट ज्यादा तो कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम मिलती है। लेकिन यदि ये दोनों कोहेरेंट हुई तो सुनिए, आपके पास यदि कोहेरेंट हुई तो सिर्फ I1 प्लस I2 रह जाता है फॉर्मूला। बताया था ना मैंने कि ये जो फॉर्मूला 2√I1I2 cos फाई, एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला हमने कोहेरेंट एडिशन के लिए पढ़ा है, उसमें जब इनकोहेरेंट होंगी तो फाई बदलता रहता है, तो फिर हम इसकी एवरेज वैल्यू रखते हैं जो कि 0, ये पूरा टर्म खत्म हो जाता है, तो उस केस में सिर्फ I1 प्लस I2 का फॉर्मूला लगता है। कब? जब दो कोहेरेंट लाइट सुपर इम्पोज करें,
तो बताइए उस केस में I1 की इंटेंसिटी के ए स्क्वायर और I2 की इंटेंसिटी के बी स्क्वायर, के बाहर ले लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उस केस में ये इंटेंसिटी स्क्रीन पर हर जगह एक सी होगी। फिर उस केस में कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं होगी। तो यदि मैं ऑरेंज कलर से इस चौक से यदि मैं ग्राफ खींचूं तो देखिए के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो वैल्यू इससे तो कम होगी, इससे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जब आप इस ब्रैकेट को खोलोगे के इसमें है, के इसमें है, लेकिन इसके ब्रैकेट को खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें भी है, और इसमें एक फैक्टर हो जाएगा 2ab। इसमें आता है के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जो इंटेंसिटी होगी वो ग्राफ समवेयर कहीं पे भी खींच सकते हैं, यहां पर ये कौन सा ग्राफ है? तो आप ध्यान रखना, जब मेरे नोट्स पढ़ोगे तो लिख रहा होगा ये वाला ग्राफ तब है महिया वाला जब दो कोहेरेंट सोर्स सुपर इंपोज करें, और ये जो यूनिफॉर्म लाइट है। अच्छा इमेजिन करो कि मैंने इसमें सब मिटा दिया, सिर्फ ये लाइन और ये लाइन रहने दी, बाकी जो कंजर है मतलब कंजर टाइप के वो केवल इसको देखें। स्क्रीन पर इस पॉइंट पे भी जो इंटेंसिटी है, इस पॉइंट पे भी वही इंटेंसिटी है, इस पॉइंट पे भी वही इंटेंसिटी है, हर पॉइंट पर वही इंटेंसिटी है, यानी यूनिफॉर्म इंटेंसिटी मिलती थी ना आपको। तो वो यूनिफॉर्म इंटेंसिटी ये वैल्यू होगी आई, कितनी? के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें मैंने दो ग्राफ खींचे हुए, ठीक है। अब आ जाइए इसके बाद, जल्दी बताइए ये ग्राफ एक में कहते ना एक तीर से दो शिकार, तो एक ग्राफ में हमने दो ग्राफ खींच दिए। ये कब मिलेगा? जब कोहेरेंट एडिशन होंगी, ये वाला कोहेरेंट एडिशन, और ये मिलेगा जब इनकोहेरेंट एडिशन होगा। अब आ जाइए इसमें हम यदि कुछ अच्छा कर सकते हैं तो एक चीज अच्छा करेंगे। हमसे एक सवाल आएगा आज, जो आज का लास्ट सवाल होगा, कि हम अपने इंटरफेरेंस पैटर्न को और अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो एक स्पेशल केस है, वो ये स्पेशल केस ये है कि ये जो सुपर इम्पोजिंग वेव है ये यदि इनका एम्पलीट्यूड बराबर हो जाए, देखते हैं क्या होगा। इफ ए इक्वल टू बी, यदि एम्पलीट्यूड बराबर हो तो बताइए I1 कितना होगा? के ए स्क्वायर। I2 जो दूसरी वाली इंटेंसिटी होगी वो भी के ए स्क्वायर ही होगी। फिर मैक्सिमम वाली इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम वाली के, जो मैं ए प्लस बी लिख रहा हूं, सिर्फ ए प्लस ए का होल स्क्वायर लिखूंगा, 4k ए स्क्वायर हो जाएगा। और आई मिनिमम कितनी होगी? के ए माइनस ए का होल स्क्वायर, दिस इज 0, ये 0 होगी। पता है जीरो होना यानी, अब समझ रहे हो जीरो होने का मतलब समझ रहे हो? यानी एक डायलॉग बोला जाएगा, दैट इज डार्क फ्रिंज इज कंप्लीटली डार्क, डार्क इज कंप्लीटली डार्क। जैसे यहां क्या था, 25-16 25-16 25-16 मिल रही थी, यानी 16 तो पहुंच ही रही थी, 25 के कंपैरिजन में 16 डार्क ही है। समझ में आया? तो 25 यानी ज्यादा वाली इंटेंसिटी वाला एरिया, 16 माने सबसे कम लोएस्ट इंटेंसिटी का एरिया इंटरफेरेंस में, लेकिन इसमें डार्क इज कंप्लीटली डार्क। तो पता है ग्राफ कैसे खींचेगा? थोड़ी देर के लिए और समझिए। माना मैंने के स्क्वायर को कोई आई नॉट से आई नॉट, मतलब के इंटू ए स्क्वायर को मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी आई नॉट, तो फिर ये भी आई नॉट ही हुआ। आप चीज देख रहे हो? यदि के इंटू ए स्क्वायर को मैं आई नॉट बोल रहा हूं तो फिर इसमें भी तो के ए स्क्वायर आ रहा है, तो इसको बोलना पड़ेगा आपको 4 आई नॉट। यानी यदि आप ऐसी सोर्सों को सुपर इंपोज कराओगे तो ग्राफ और अच्छा मिलेगा। कैसे अच्छा मिलेगा देखिए, और अच्छा क्या हो जाएगा देखिए, और अच्छा कैसे हो जाएगा अभी देखिए। ये डॉट 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 कहा गया से, ये रहा, ये है हमारा सेंट्रल मैक्सिमा, ये है हमारा जीरो ब्राइट, ये ना हमारा फर्स्ट डार्क। अब आप गौर से देखिए, इसमें जीरो ब्राइट के बाद जब फर्स्ट डार्क आया, घटते 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 यहीं तक आया, बस यहां तक तो नहीं छुआ था मैंने। लेकिन इस ग्राफ में और इसमें अंतर देखना, इस इंटेंसिटी को छूने के बाद वो बिल्कुल जीरो पे गिराया है मैंने, जीरो पर, जीरो, फिर वो उठेगा। ये ना ये क्या है हमारा, ये तो फर्स्ट डार्क, ये हमारा फर्स्ट ब्राइट है, ये सेकंड डार्क है। आप देख रहे हो, सेकंड डार्क फिर जीरो पे, और ये जो वैल्यू होगी ये वाली, ये है 4 आई नॉट। सोचो क्यों 4 आई नॉट है ये, यानी जो जो मैक्सिमम छुएगा तो लास्ट 4 आई, देखो ये 4 आई नॉट फिर जीरो, फिर 4 आई नॉट जीरो, 4 आई नॉट जीरो, क्योंकि एक डायलॉग तो हमेशा जीवित रहेगा कि दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ एन, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल अंधेरा। तो पता है इसको इंटरफेरेंस क्यों अच्छा माना जाता है?
क्योंकि जहां डार्क है वहां कंप्लीटली डार्क है, बिल्कुल अंधेरा है। अब आप बताना, यदि आपको एक ऐसा इंटरफेरेंस मिले, कहीं 20 19 20 19 20 19 की लाइट मिले, और एक कहीं ये मिले आपको 40 0 40 0 40 0, किस केस में आप ज्यादा कंट्रास्ट कर पाओगे? यार जब 19-20 का फर्क होता है तो आप क्या कहते हो, अरे यार 19-20 का फर्क है, पता नहीं चल रहा। इसमें बेटर डिफरेंस दिखेगा, डार्क इज कंप्लीटली डार्क, इसमें नहीं दिखेगा। सोचो, अच्छा ये ग्राफ, इस ग्राफ के बारे में क्या कमेंट है? आप बोलते हो सर ये यूनिफॉर्म इंटेंसिटी है, सर ये यूनिफॉर्म। सोचो कभी ग्राफ आपका ऐसा आया, ऐसा ऐसा बहुत हल्का 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 ऐसा फ्लक्चुएशन, आप ग्राफ के रूप में भी समझो, तो बताना ये अच्छा इंटरफेरेंस है या ये अच्छा इंटरफेरेंस है? ये बताओ, ये अच्छा इंटरफेरेंस है, ये इसमें ऑलमोस्ट वो यूनिफॉर्म के नजदीक है ग्राफ ये, ठीक है स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि वो फ्लक्चुएशन इतने मामूली है कि आप ऑब्जर्व भी नहीं कर पाओगे, है ना। अब लड़कियां नेल पॉलिश में अंतर कर सकती है कि ये पिंक गुलाबी में, ये क्या कहते हैं गहरा गुलाबी, और ये पिंकी पिंकी पू, ये फलाना गुलाबी, ये ढिंगा गुलाबी, है ना। अब इतनी नजर तो हम लोगों की नहीं होती ना, हर आदमी की, कि लड़कियों की तरह कि यार ये ऐसा पिंक है, ये डार्क पिंक है, ये बेबी पिंक है, हाँ एक नाम हो रहा है बेबी पिंक, ठीक। अब ये नजरें लैब में तो नहीं चलेगी ना। हाँ इसका करिए, पिंक में भी तो कई शेड होते हैं, लड़कियां के अंदर ये सुपर पावर है, पर हर आदमी के अंदर तो ये सुपर पावर नहीं है ना। एक और नाम है हॉट पिंक, है ना। तो ठीक है, अब एक वो, तो यानी एक नॉर्मल सिचुएशन ये हुई कि हम अच्छे से अंतर तब कर पाएंगे जब लाल काला लाल काला लाल काला लाल काला हो, तो ये अच्छा इंटरफेरेंस माना जाता है। आ गया समझ में? क्योंकि इसमें इस डायलॉग की वजह से डार्क इज कंप्लीटली डार्क। और सुनिए, यदि इनकोहेरेंट एडिशन हो, तो इनकोहेरेंट एडिशन हो मतलब ये दोनों कोहेरेंट ना हो और जुड़ जाए, तो आई नॉट और आई नॉट जुड़ जाएगा, और बिल्कुल बीच में 2 आई नॉट का ग्राफ खींच दीजिए इसमें, ये लोग यूनिफॉर्म इंटेंसिटी मिलेगी उस केस में। तो जब आप नोट्स पढ़ोगे तो ध्यान से सुनना इस वाली बात को, ये लिख रहा होगा ये ग्राफ तब है जब दो कोहेरेंट सोर्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड सुपर इम्पोज ईच अदर, और ये ग्राफ तब है जब दो इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एड टू ईच अदर। और एक और चीज, यदि मैं यहां से आई नॉट भेज रहा हूं, यहां से आई नॉट भेज रहा हूं, तो स्क्रीन पर मुझे कहीं 4 आई नॉट, कहीं 0, कहीं 4 आई नॉट, कहीं 0, कहीं 4 आई नॉट 0। इफ वन ऑफ द स्लिट इज क्लोज्ड, एक स्लिट बंद कर दी जाए, एक स्लिट बंद कर दी जाए, तो फिर एक ही स्क्रीन, एक ही स्लिट की लाइट पहुंचेगी मात्र आई नॉट, और वो भी यूनिफॉर्म होगी। ध्यान करो, एक बल्ब जलाओगे तो रोशनी होगी ना, तो सिर्फ आई नॉट, तो 2 आई नॉट का भी आधा। एक और ग्राफ मैंने इसमें खींच दिया, व्हेन वन ऑफ द स्लिट इज क्लोज्ड। लेकिन इस वन ऑफ द स्लिट क्लोज में मैं अभी बता देता हूं, डिफ्रैक्शन की शर्त सेटिस्फाइड नहीं होनी चाहिए। डिफ्रैक्शन जो कल आपके आएगा, मतलब इसमें एक चुल है, क्योंकि डिफ्रैक्शन जब आप पढ़ोगे तो और समझोगे कि इंटरफेरेंस तो केवल एक ओवरव्यू है, जिसमें डिफ्रैक्शन में हल्की सी बात बता देता हूं, डिफ्रैक्शन में ये ग्राफ मिलता है, डिफ्रैक्शन में ये, बताइए कैसा ग्राफ है ये। सेंट्रल मैक्सिमा तो बहुत लल्लन टॉप चमक रहा होगा, उसके बाद फर्स्ट ब्राइट की इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। मैंने जो उस दिन एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था वो डिफ्रैक्शन था, और अब यदि आपको वो ध्यान आ रहा हो, तो उसमें ध्यान आ रहा होगा वाकई सेंटर पे जो स्पॉट था वो तो सबसे ज्यादा चमक रहा था, उसके बाद अगला ब्राइट की इंटेंसिटी कम हो गई थी, उसके अगले ब्राइट की इंटेंसिटी कम हो गई थी, उससे अगले की और कम हो गई थी। वो डिफ्रैक्शन था। ठीक है ना। इंटरफेरेंस में हम बोलते हैं कि ऑल ब्राइट आर इक्वली ब्राइट, लेकिन जिसको ध्यान आए वो एक्सपेरिमेंट दोबारा देख लेना, ठीक है। उसमें ये था, तो अगले ग्राफ कल ही आपको ग्राफ देखने को सीखने को मिल जाएगा। तो मैं ये मान लूं कि आपको इंटेंसिटी का कर्व समझ आ गया, ठीक है, कि कैसे ग्राफ खींचना है। अब आ जाइए, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि यार यहां पर मैं बताता हूं किस टाइप, पहले तो क्वेश्चन समझाता हूं फिर बात करेंगे। कि यार इमेजिन करो ये स्लिट है, दोनों डबल स्लिट है, और ये स्क्रीन है, ठीक है। स्क्रीन को चलो मैंने 3D बनाने की कोशिश की ऐसे, तो हम सब जानते हैं स्क्रीन पर कहीं डार्क ब्राइट, सपोज करो मैंने रेड कलर यूज कर लिया है, तो स्क्रीन पर रेड बनेगा ना, फिर डार्क, फिर रेड बनेगा, फिर ऐसे करके बनता है स्क्रीन पर, इस तरीके के सीन बनते हैं।
है ना। ये तो मैंने इतने मोटे। अब सपोज करिए ये जो पॉइंट है एग्जैक्टली ये जो है इसको पॉइंट पी नाम दे दिया और इस पॉइंट का नाम मैंने क्यू दे दिया। मतलब जो पॉइंट पी है वो मैक्सिमा पर है और पॉइंट क्यू एग्जैक्टली डार्क पर है। जो इस इंटरफेरेंस का सबसे मिनिमम इंटेंसिटी होगी वो पॉइंट क्यू है। तो बताना यदि मैं यहां से I1 इंटेंसिटी भेज रहा हूं और यहां से I2 इंटेंसिटी भेज रहा हूं तो हमारी आम जिंदगी क्या कहती है बताना। इंटेंसिटी सेंट टू टोटल इंटेंसिटी सेंट फॉर पॉइंट पी। बताइए पॉइंट पी के लिए हमने पॉइंट पी के लिए टोटल इंटेंसिटी सेंट फॉर पॉइंट पी हमने उसे भेजी तो I1 प्लस I2 है। बोलो एक I1 भेजी I2 इंटेंसिटी यहाँ एनर्जी को शो करता है, ठीक है ना। इंटेंसिटी वेव थ्योरी में एनर्जी को का रिप्रेजेंटेटिव होता है। आप खुद से गौर से सोचिए कि मैंने I1 एनर्जी यहां से I2 एनर्जी यहां से भेजी पॉइंट पी के लिए, लेकिन इस है ना ये भेजी तो ये क्या है टोटल इंटेंसिटी सेंट या यूं कहिए एक्सपेक्टेड इंटेंसिटी फॉर पॉइंट पी। यार पी पे हमें ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, पी पे हमें ये ही एक्सपेक्ट होना चाहिए कि जब मैं यहां से I1 I2 भेज रहा हूं बट इंटेंसिटी ऑब्जर्व्ड एट पॉइंट पी। अब तो इंटरफेरेंस का लास्ट क्लास है तो अब मैं जो लिखूंगा समझ जाना, हाँ बोल देना। हम पी पर भेज इतनी इंटेंसिटी रहे हैं लेकिन पी पर मिलती तो इतनी है ना I1 प्लस I2 2 अंडर रूट I1 I2 cos 5 मैक्सिमम प्लस 1 ले रखा है उसे, है या नहीं बोलो। यार हम भेज इतनी रहे मिलती इतनी है। आप सोच के देखिए तो सवाल क्यों नहीं उठेगा, सवाल क्यों नहीं उठेगा एनर्जी कंजर्वेशन का। जब इंटेंसिटी एनर्जी कंजर्वेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है तो दिमाग में क्वेश्चन क्यों नहीं आएगा कि यार जब हम यहां से I1 इंटेंसिटी और यहां I2 इंटेंसिटी भेज रहे हैं तो यार पी पे ज्यादा कैसे पहुंच गई, हमने तो नहीं भेजी थी इतनी, ये ज्यादा कहां से हो गई। तो क्वेश्चन तो उठना लाजमी था। समझ में आया कि हमने पी पर भेजी इतनी लेकिन मिली ऐसे कैसे। हम पी पर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन मिल तो ये रही है ना। ऐसे ही क्यू के लिए बात करते हैं। बताना एक्सपेक्टेड इंटेंसिटी एक्सपेक्टेड यस एनर्जी सेंट एक्सपेक्टेड इंटेंसिटी एट पॉइंट क्यू, एक्सपेक्टेड इंटेंसिटी एट पॉइंट क्यू। तो क्यू पर भी तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, पॉइंट क्यू पर भी तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे यार I1 प्लस I2 मिलनी चाहिए। लेकिन बट ऑब्जर्व्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट क्यू, लेकिन हमें वहां ये ऑब्जर्व होती है या नहीं होती बोलो। प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos 5 मिनिमम -1 होता है उसे यहां एडजस्ट कर दिया। तो ये क्वेश्चन कि जब हम भेज इतनी रहे तो कम कैसे हो रही है, जब भेज इतनी रहे तो कम कैसे पहुंच गई है। अब बताता हूं। तो ये तो क्वेश्चन हो गया। अब सवाल का जवाब ऐसे मिलेगा यदि मैं 1 और 3 को ऐड कर दूं। बताओ एडिंग 1 and 3, 1 और 3 को ऐड कर दूं, 1 और 3 को ऐड करूं तो 1 और 3 के RHS जुड़ के 2I1 प्लस 2I2 हो जाएंगे। लेकिन LHS क्या होंगे, दिस इज द एनर्जी सेंट फॉर पॉइंट P, दिस इज एनर्जी सेंट फॉर पॉइंट Q या एक्सपेक्टेड एनर्जी एट पॉइंट। तो यानी 1 और 3 का सेंटेंस होगा टोटल एनर्जी सेंट या एक्सपेक्टेड फॉर पॉइंट P and Q टुगेदर, फॉर पॉइंट P and Q टुगेदर। तो RHS जुड़ के 2I1 प्लस 2I2 हो गया या नहीं हो गया। RHS भाई I1 प्लस I2 2I1 2I2, दिस इज द टोटल एनर्जी सेंट फॉर पॉइंट P एंड पॉइंट फॉर पॉइंट Q। एडिंग 2 and 4, अब 2 और 4 को जोड़ रहा हूं, 2 ये रहा 4 ये रहा। 2 क्या है जितनी आपने ऑब्जर्व करी, तो टोटल ऑब्जर्व्ड एनर्जी एट पॉइंट P and Q टुगेदर, एट पॉइंट P and Q टुगेदर। मैं हट रहा हूं और आप खुद से टोटल बताइए क्या आएगा यदि मैं 2 और 4 को जोड़ दूंगा तो, है ना। ये आएगा 2I1 प्लस 2I2। अब आप समझिए हुआ क्या इंटरफेरेंस में, अब आप समझिए इंटरफेरेंस में हुआ क्या। बराबर आ रहा है ना। एक्चुअली कुछ नहीं होता, इसका कुछ एनर्जी इधर शिफ्ट हो जाती है, इसकी कुछ एनर्जी इधर शिफ्ट हो जाती है।
इसकी इधर एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी, एरो डाल देता हूं इसकी यहाँ, ये जो डार्क रीजन होते हैं ना, ये अपनी अपनी एनर्जी शिफ्ट कर देते हैं, तू रख ले थोड़ा थोड़ा। जैसे एक तो तरीका ये हुआ कि यदि मैं यहाँ 10 लोग हूं, है ना, ये चलो 6 ले लेता हूँ, 10 बनाने में 10, सबको मैंने 10-10 सेब दे दिए, ले भाई 10-10 एप्पल ले लो, 10-10, सबके पास यूनिफॉर्म सेब है 10 है, ठीक है। लेकिन इंटरफेरेंस में क्या होता है, अच्छा टोटल सेब कितने हो गए मेरे पास, टोटल सेब हो गए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 सेब। अब इंटरफेरेंस में क्या होता है, ये अपने हिस्से के कुछ सेब अपने बगल वाले को दे देते हैं। सपोज करो इसने 6 दे दिए, तो ये 6 इसको दे देगा, तो 16 इस पे, 4 इस पे, ये भी इसको 6 दे देगा, तो 16 इस पे, 4 इस पे, 16 इस पे, 4 इस पे, तो टोटल सेब तो वही रहे ना 60, बस रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इंटरफेरेंस में एनर्जी। आप गौर से देखिए, जो पार्ट यहां मिसिंग है, द पार्ट विच इज डिसअपीयर्ड इन मिनिमा रीजन, बताओ मिनिमा रीजन में कितना पार्ट मिसिंग है, कितना पार्ट मिसिंग है, 2√I1I2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी इतना पार्ट मिसिंग है, वो यहां से हटके वहां घुस गया, ये वाला पार्ट यहां से घुस के यहां। तो हम जब आंसर देंगे तो ये देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 it can be seen the total energy, the total package है P और Q का टुगेदर वो सेम आ रहा है, जितना हम भेज रहे हैं उतना ही आ रहा है, बस एनर्जी शिफ्ट हो जाती है डार्क रीजन टू मैक्सिमा रीजन। द पार्ट विच इज डिसअपीयर्ड इन मिनिमा रीजन अपीयर्ड इनटू द मैक्सिमा रीजन। कौन सा पार्ट, 2√I1I2। ये था हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन, ठीक। हाँ, और माधव ने कहा यदि ये दोनों बराबर होंगे एम्पलीट्यूड, तो फिर ये सारे भी दे सकता है अपना, इसको 20 0 20 0 20 0, ऐसी भी कहानी मिल सकती है। तो टोटल एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इंटरफेरेंस में, ठीक है। लाइट भी वेव थ्योरी को ओबे करती है, दिस इज हाइगन्स थ्योरी। सबसे पहले हाइगन्स ने, फिर यंग्स ने इस तरीके से प्रूव हुआ। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, मतलब शुरुआत हो गई, सेकंड लास्ट मानेंगे। हमसे ये बोला जाता है एक अच्छे इंटरफेरेंस के लिए, डायलॉग है, अच्छे इंटरफेरेंस के लिए साइज ऑफ डी एंड डी, साइज ऑफ डी एंड डी should be reasonable, should be reasonable, डी और डी का साइज रीजनेबल होना चाहिए। इस रीजनेबल का मतलब ये है नाइदर टू लार्ज नॉट टू स्मॉल। जो जो डायमेंशन आपको इनकी दी गई है, डी की डायमेंशन आपको दी गई है मीटर में रखना, और डी की डायमेंशन mm में रखना। अब इसको ज्यादा और इसको ज्यादा छेड़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो क्या होगा बताता हूं। देखिए आपको बताता हूं, रीजन बताता हूं क्यों। बीटा का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, लैम्डा डी अपॉन डी होता है ना। अब इमेजिन करिए इफ डी इज टू स्मॉल, आपने कैपिटल डी का साइज बहुत ज्यादा छोटा कर दिया, आप रीजनेबल साइज से हटके नहीं मैं तो बहुत 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 छोटा करूंगा। तो जब आप डी को बहुत छोटा करोगे तो इसका इंपैक्ट बीटा पे आएगा या नहीं आएगा, बोलो। जब डी बहुत छोटा कर दोगे तो बीटा भी तो बहुत छोटा आएगा, बहुत पतली पतली फ्रिंजेस बनेंगी। या इफ डी इज टू स्मॉल या स्मॉल डी इज टू लार्ज, दोनों का एक ही प्रभाव पड़ेगा। तो पता है स्क्रीन पर आपको क्या मिलेगा, यदि ये स्क्रीन है, यदि ये स्क्रीन है मैंने फ्रंट पे रख दी, तो यदि आप डी को बहुत बड़ा बहुत छोटा कर दो, डी को बहुत छोटा कर दो या इस डी को बहुत बड़ा कर दो, तो बीटा वुड बी टू स्मॉल, जो बीटा आएगा वुड बी टू स्मॉल, टू स्मॉल। अब इतना स्मॉल आएगा, देखिए फ्रिंजेस बनेंगी तो सही, फ्रिंजेस बनेंगी तो सही, देखिए डार्क ब्राइट 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 डार्क ब्राइट, इतनी पतली पतली बनेंगी। और तुम्हें ये तो पता है इंटरफेरेंस में जितना डार्क रीजन, जितना ब्राइट रीजन मोटा होगा उतना ही डार्क रीजन मोटा होगा। तो अब ये इंटरफेरेंस बहुत, फ्रिंजेस बहुत बहुत क्लोज हो गई, बिकम्स टू डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व। हो गया नहीं हो गया, फ्रिंजेस इतनी पास आ जाएंगी, इतनी पास आ जाएंगी, आपको बड़ा मुश्किल हालात हो गए। लेकिन यदि मैं डी को थोड़ा सा बढ़ा दूं, सुनना, यदि कैपिटल डी जो आपने बहुत छोटा कर दिया था थोड़ा सा बढ़ा दूं, थोड़े से जान फूंक दूं उसमें, ठीक है, तो जब डी बढ़ेगा तो बताइए, यहां लिख देता हूं, बीटा हमारे डी के और बीटा हमारे डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यदि डी में जान फूकूंगा, डी में यदि जान फूक दूंगा, ठीक है, या तो डी बढ़ा दूं या डी को घटा दूं, ठीक है, तो आपको जो स्क्रीन है, स्क्रीन पे क्या मिलेगा, देखिए स्क्रीन पर तमीज पैदा हो जाएगी ऐसे करके।
अब बताओ ऊपर वाला फिगर कंफर्टेबल है या नीचे वाला फिगर कंफर्टेबल? कौन सा वाला कंफर्टेबल है, पहला या दूसरा? क्योंकि बीटा बढ़ चुका है, बीटा आपकी विड्थ बढ़ चुकी है, ये थिकनेस आपने बढ़ा ली है थोड़ी सी, बिल्कुल ठीक, इससे ये अच्छा हो गया क्योंकि विड्थ बढ़ चुकी है। दूसरा अभी एक और चीज, ये भी रीजनेबल है, थोड़ा बहुत और बढ़ा सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है, या डी को थोड़ा बहुत तो गुंजाइश रहती है। तो अब क्या होगा बोलो स्क्रीन पर, अब स्क्रीन पर क्या होगा, यदि मैं इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर दूं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और बन जाएगा। ये देखिए, आप देखिएगा बेटा, फिर जवाब लेंगे, है ना। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? गौर से देखो इसको, अब तीसरे फिगर को, क्योंकि बीटा आपने और एक्सपेंड कर दिया, यहां पे बीटा टू स्मॉल हो गया, इसको चेंज करने से बीटा में थोड़ी सी जान आ गई, इसको बढ़ाने से बीटा में और जान आ गई, ठीक है, ये और बढ़िया हो गया, ठीक है, और सही सज हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब जोश में हमें होश नहीं खोना, जोश में होश, ओ यार इसे बड़ा करने में तो मजा आ रहा है यार, तो यार बड़ा करने में और मजा आ रहा है, तो डी और बढ़ा देते हैं, तो थोड़ा बहुत ठीक है। अब डी फिगर देखिए, इफ डी इज टू लार्ज, यानी आपने डी में बहुत जोश भर दिया, या स्मॉल डी इज टू स्मॉल, तो फिर पता है क्या होगा, फ्रिंज विड्थ इतनी बड़ी बड़ी भी ना हो जाए कहीं, कि कहीं ऐसा ना हो ये स्क्रीन, क्या है स्क्रीन कि पूरी स्क्रीन पर ब्राइट, आपने ब्राइट फ्रिंज में जगह दे दी, देखिए पूरी स्क्रीन पे ही आपने ब्राइट कलर दी, तो तुमको बाकी तो बनाने की जगह ही नहीं छोड़ी आपने, तो फिर ये भी एक अच्छी चीज नहीं है। समझ में आ गया? ये भी कोई की हो, इट मे बी पॉसिबल द सेंट्रल मैक्सिमा ऑक्यूपाई द एंटायर स्पेस, या सेंटर या ज्योमेट्रिकल सेंटर आपने सेट नहीं किया, तो हो सकता है कोई डार्क पूरी स्क्रीन को घेर दे, या कोई ब्राइट पूरी स्क्रीन को घेर दे, तो फिर ये भी अच्छा नहीं है कि इतनी बड़ी स्क्रीन पे दो ही फ्रिंज ले पाएगा, इतनी बड़ी स्क्रीन, या ये भी हो सकता है कि इतनी बड़ी स्क्रीन पर तुम, है ना, ये कहाँ गया मेरा चौक, कहाँ गई, अभी तो थी है, चलिए, इतनी बड़ी स्क्रीन पर यही सीन जनरेट हो पाया, तो ये भी तो कोई अच्छी चीज नहीं है ना। तो ये और ये तभी कहा डी और डी का साइज रीजनेबल होना चाहिए। आइए इन सारी बातों को कलेक्ट करते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है कि एक अच्छे इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए, अच्छे सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहली चीज, केवल पहली मस्ट है, बाकी शुड है। मस्ट क्या? सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, केवल ये कंडीशन मस्ट है। ध्यान है नहीं ध्यान? जो सुपर इंपोजिंग वेव हो वो कोहेरेंट होनी ही चाहिए, नहीं तो इंटरफेरेंस अच्छा तो छोड़ो मिलेगा ही नहीं। अब दूसरी चीज, एम्पलीट्यूड ऑफ सुपर इंपोजिंग वेव शुड बी इक्वल, इसका क्या एडवांटेज मिलेगा आपको? ऐसा नहीं है कि एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं लोगे तो इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन इस केस में आज ही पढ़ा है ना, द डार्क बिकम्स कंप्लीटली डार्क, ए इक्वल टू बी होने का फायदा ये होता है डार्क बिकम्स कंप्लीटली डार्क, डार्क बिकम्स कंप्लीटली डार्क, विच विल गिव बेटर कंट्रास्ट बिटवीन डार्क एंड ब्राइट। तो इसमें भी चिल्ल पौधाई नहीं कर सकते आप, है ना, डार्क बिकम्स कंप्लीटली डार्क अच्छा बनेगा ना। तीसरा, डी एंड डी शुड बी रीजनेबल साइज, डी एंड डी जो अभी पढ़ा है, ठीक है ना, साइज ऑफ डी एंड डी, साइज ऑफ डी एंड डी शुड बी रीजनेबल, मतलब ऐसा नहीं नाइदर टू लॉन्ग लार्ज, रीजनेबल, नॉट टू स्मॉल, ना ज्यादा बड़े ना ज्यादा छोटे। चौथा कल बताया था, आप व्हाइट लाइट मत यूज करना, मोनोक्रोमेटिक लाइट शुड बी यूज्ड, क्योंकि व्हाइट लाइट में क्या रहता है, फैला था बोलो, मोनोक्रोमेटिक लाइट शुड बी यूज्ड, क्योंकि यदि व्हाइट लाइट यूज करोगे तो इंटरफेरेंस होगा तो सही, लेकिन वो भसड़ होगी, ओवरलैप करेंगे कलर एक दूसरे को, सब एक दूसरे के खांचे में घुसेंगे। और एक लास्ट, जिस सोर्स को बताइए, जिस लेजर टॉर्च से मैंने वो डिफ्रैक्शन परफॉर्म किया था, उस लेजर टॉर्च के सेल बेकार से हो जाए, वीक से हो जाए, है ना,
एक कमजोर लाइट जाएगी ना सामने, तो सोर्स स्ट्रांग होनी चाहिए, सोर्स शुड बी स्ट्रांग, सोर्स शुड बी स्ट्रांग। जिस सोर्स को आप यूज करो, बढ़िया सेल्फ है या बिजली से चल रहा हो तो बढ़िया सही वोल्टेज आने चाहिए, सोर्स शुड बी स्ट्रांग। जहां आप 10 वाट का बल्ब यूज कर रहे हो, 20 का यूज करना, 20 का है तो 50 वाट को कोशिश करोगे, जितनी ज्यादा वाटेज होगी सोर्स की वो उतना ब्राइट वाले को उतना ब्राइट बनाएगा ना। सोर्स शुड बी स्ट्रांग विद लीस्ट बैकग्राउंड। अब ये क्या डायलॉग बोला मैंने, आ जाएगा समझ में। लीस्ट बैकग्राउंड का मतलब, देखिए मान लो आपने देखा कि मैंने जब वो इंटरफेरेंस करा रहा था और जब कमरे की लाइट ऑन थी तब वो पैटर्न देखने में, और जब लाइट बंद करी तब जब पैटर्न देखा तो और अच्छा दिखा। यानी बैकग्राउंड पर और किसी सोर्स की लाइट ना पहुंचे, सिर्फ आपके द्वारा फेंकी गई सोर्स की लाइट पहुंचे। मेरी बात समझना, जहां स्क्रीन है आपकी वो लाइट पहुंचे जो आपकी सोर्स की है, कोई और लाइट ना पहुंचे। अच्छा इमेजिन करो, मैंने यदि ग्रीन लाइट यूज करी होती तो स्क्रीन पर मुझे क्या मिलता, ग्रीन डार्क ग्रीन डार्क ग्रीन डार्क ग्रीन डार्क मिलता। सारी चीजें मैंने बढ़िया ललन टॉप कर दी और मैंने ग्रीन कलर यूज किया, ग्रीन डार्क ग्रीन डार्क। अब इमेजिन करो मैंने इस कमरे में कर दी है रोशनी खूब, और सेम जो ब्लैक बोर्ड का कलर है ग्रीन, वही लाइट यूज कर ली मैंने। अब क्या होगा, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, एक ही जगह क्या आएगा बताओ आप। मतलब मेरी बात समझिए कि मैं ग्रीन, यही वाला ग्रीन कलर लू, यही वाला ग्रीन कलर लू एज ए सोर्स, जो बोर्ड का है ना वही ग्रीन कलर लू। ठीक, मुझे बताना व्हाइट पेपर, ये एक मिनट समझिए, व्हाइट पेपर है, इस पे मैं यदि चौक चलाऊं दिखेगी क्या आपको? चौक चलाऊं तो व्हाइट पे व्हाइट चलाऊं तो, पास लाऊंगा तो थोड़ी बहुत दिखेगी, व्हाइट पे व्हाइट चलाऊंगा तो मुश्किल। तो अब बताना यदि मैंने ग्रीन कलर की ही यही बोर्ड है यही और यही सोर्स यूज कर ली, अब क्या होगा, इंटरफेरेंस क्या करेगा, ग्रीन ग्रीन डार्क ना, लेकिन ग्रीन की जगह ग्रीन आ जाएगा, डार्क की जगह भी ग्रीन ही दिखेगा। क्योंकि बताना बोर्ड का कलर तो दिखेगा ना, फिर बोर्ड का कलर तो दिखेगा ना, आपने रोशनी तो कर रखी है ना, तो ग्रीन 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 मिलेगा। तो अब यदि मैं इस कमरे में लाइट बंद कर दूं तो फिर ये बोर्ड किस कलर का ये मायने नहीं रखता। अब आप ग्रीन कलर यूज करिए तो ग्रीन डार्क ग्रीन डार्क ग्रीन डार्क, समझे या नहीं समझे? यानी बैकग्राउंड को कमजोर करिए, जिस स्क्रीन पर आप ले रहे हो ना वो बैकग्राउंड, उसको कमजोर कर दीजिए, फिर आप देखना चमक। ये है हमारा इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और